नमस्कार। तो हमने करंट अफेयर की जो है वो लगभग 1 घंटे की क्लास जो है वो डिस्कस की थी। उसके बाद जो है वो आपने कहा था कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो लाइए। उस वीडियो में जो है वो मैंने कहा था कि जो भी कमेंट सबसे ऊपर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे, तो उसको जो है उस सेक्शन को जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो साइंस का सेक्शन सबसे ऊपर था। आज हम साइंस के क्वेश्चन ही जो है वो डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड, वो सारे के सारे एचपीआरसी के द्वारा पहले पूछे जा चुके हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा हर जहाँ से जानने को मिलेगा वहाँ से जानेंगे भी, ताकि एग्जाम में कुछ लिंक कर कर पूछा जाता है तब आपको हेल्प मिल सके। और इसके बाद जब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस के बाद जो है वो वन लाइनर क्वेश्चंस भी जो है वो साइंस के डिस्कस किए जाएंगे। तो वन लाइनर क्वेश्चन से भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिलने वाली है। फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, ड्यूरिंग अ क्लासरूम एक्टिविटी लाइट फ्रॉम अ टॉर्च इज शाइंड ऑन थ्री मटेरियल्स, अ ग्लास शीट, अ कार्डबोर्ड एंड अ ट्रेसिंग पेपर। बोलते हैं विच ऑर्डर इज करेक्टली मैच्ड। तो बोलते हैं कि ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कार्डबोर्ड क्या ओपेक्यू होता है, ट्रेसिंग पेपर क्या ट्रांसक्यूलेंट जो है वो होता है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पैटर्न आपको एक बताना है। तो जो ग्लास होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट ही जो है वो होता है, और जो कार्ड बोर्ड होता है वो ओपेक्यू होता है। ओपेक्यू का मतलब है कि अपारदर्शी जो है वो होता है। और ट्रेसिंग पेपर जो है वो पारभासी जो है वो होता है। पारभासी का मतलब है ट्रांसल्यूसेंट। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना था, ये सिर्फ एक आसान तरह का क्वेश्चन था, आपने क्वेश्चंस को पढ़ना था अच्छे से। आगे बोलते हैं, अ हाउस हैज अ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट इफ अ हीटर ऑफ 1100 watt capacity runs for 2 hours, how much total energy will be consumed by heater during this period। तो अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन हमने पहले टेस्ट सीरीज में भी पढ़ा हुआ है और मैंने बताया है कि कैसे इसको कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पावर देखनी है कितनी है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो पावर है वो है 1100 वाट। 1100 वाट जो है वो पावर है। टाइम कितने घंटे जो है वो चलाया गया, वो टाइम जो है वो 2 आवर जो है वो टाइम जो है वो आ जाएगा। और वोल्टेज कितनी थी, वोल्टेज थी 220 वोल्ट, ये जो है वो वोल्टेज थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसको कैलकुलेट जो है वो कैसे करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लगता है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो पावर हमारे पास है 1100 पावर है, टाइम है 2 आवर, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2200 आ जाएगा। और ये 2200 यूनिट इसके क्या होंगे, यूनिट इसके देखिए वॉट आवर जो है वो इसके यूनिट होंगे। अब इन्हीं को कन्वर्ट करना है आपने किलो वॉट आवर में, क्योंकि आंसर आपका किलो वॉट आवर में जो है वो दिया गया है। तो किलो वाट आवर में इसको निकालने के लिए डिवाइडेड अपॉन 1000 कर दीजिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा और 2.2 किलो वाट आवर जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सॉल्व जो है वो करना है। आगे बोलते हैं, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून टू इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु के वजन और पृथ्वी पर उसके वजन का लगभग अनुपात जो है वो कितना होता है, तो वो 1:6 जो है वो होता है। 1:6 इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। ये बहुत आसान तरह का क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं। आगे बोलते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बोलते हैं, सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। आगे बोलते हैं, अ रबर बैंड दैट कैन बी स्ट्रेच्ड बाय फोर्स इज नॉट अ सॉलिड। आगे बोलते हैं, अ सॉल्ट पीस दैट कैन बी ब्रोकन बाय फोर्स इज अ सॉलिड। और आगे बोलते हैं, अ स्पंज विच हैज मिनट होल्स कैन बी कंप्रेस्ड इज नॉट सॉलिड। देखिए, पहली स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर ऐसे आपको आंसर जो है वो डिफाइन करना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। सबसे पहले आप पहली स्टेटमेंट देखिए। बोलते हैं, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो ये बात बिल्कुल सही है। सॉलिड की डेफिनेशन बोलती है कि उसकी सॉलिड की डेफिनेट शेप भी होती है, डेफिनेट वॉल्यूम भी जो है वो होता है। तो पहली तो बिल्कुल सही आपके पास दी गई है। दूसरे में बोलते हैं, रबर बैंड कैन बी स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स इज नॉट अ सॉलिड। तो बोलते हैं, बलपूर्वक तनिक की जाने वाली रबर बैंड ठोस नहीं होती है। देखिए, जो ये रबर बैंड होती है ना, इसको भी जो है क्लासीफाई सॉलिड की फॉर्म में ही किया जाता है। तो ये गलत हो गया, नॉट सॉलिड यहाँ पर लिखा गया है। आगे बोलते हैं, अ सॉल्ट दैट कैन बी ब्रोकन बाय फोर्स इज अ सॉलिड।
तो देखिए एक सॉल्ट जिसको जो है वो बल के साथ आप तोड़ रहे हैं वो सॉलिड की फॉर्म में कंसीडर होगा, बिल्कुल सही बात है, होगा। आगे बोलते हैं स्पंज विच हैज मिनट होल्स कैन बी कंप्रेस्ड इज नॉट अ सॉलिड। तो बोलते हैं कि एक स्पंज जो होती है एक सूक्ष्म छिद्रों वाला और दबाया जा सकने वाला स्पंज ठोस नहीं होता। तो देखिए ये गलत है, स्पंज भी जो है वो एक एब्सोल्युटली सॉलिड जो है वो होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन डी इसका पहला तीसरा जो है वो सही आंसर आ जाएगा। आगे बोलते हैं विच मशीन इज यूज्ड फॉर लार्ज स्केल थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप्स। तो थ्रेसिंग ऑफ क्रॉप्स के लिए जो है वो किस तरह की बोलते हैं, फसलों की बड़ी पैमाने पर थ्रेसिंग के लिए सामान्य किस मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कंबाइन हार्वेस्टर एक होता है, कंबाइन इसको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो कंबाइन हार्वेस्टर हो जाएगा। प्लॉ हल नहीं होगा, कुदाल नहीं होगा, बीज वेधन नहीं होगा। ये तो ऑप्शन पढ़कर भी पता चल जाता है कि क्या गलत आंसर है क्या सही है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डू द हैवियर पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर सेटल डाउन एट बॉटम व्हेन वाटर इज एडेड। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस विधि में पानी मिलाने पर मिश्रण में भारी कण नीचे तल में बैठ जाते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन में जो है वो होता है, सेडिमेंटेशन अवसादन, इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं अ स्टूडेंट स्पिल्स टर्मेरिक पेस्ट ऑन देयर क्लोथ्स एंड वॉशेज इट विद सोप। बोलते हैं द स्टेन टर्न्स रेडिश, व्हाट डज दिस इंडिकेट। तो बोलते हैं कि एक विद्यार्थी कपड़ों पर हल्दी का पेस्ट लगाता है और साबुन से धोता है, दाग जो है वो रेडिश हो जाते हैं, और बोलते हैं कि इससे क्या संकेत मिलता है कि सोप जो है वो बेसिक है, ये संकेत इससे जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ कैन नॉइस पॉल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट अ पर्सन मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। तो बोलते हैं ना कि नॉइस का भी पॉल्यूशन होता है, जैसे कोई हॉर्न जोर से बजा रहा है या फिर गाने जोर जोर से लगे हुए हैं। तो ये बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर जो है वो किस तरह से प्रभावित कर सकता है। डायरेक्टली इंप्रूविंग डाइजेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। बाय बूस्टिंग द फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, ये भी नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग फिजिकल फिटनेस, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया। बाय कॉजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी विच कैन लीड टू अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस पढ़नी थी, यहाँ से ये पता चलता है कि अगर अंग्रेजी में आपको ऑप्शंस सही नहीं लग रहे, मतलब समझ नहीं आ रहे, तो हिंदी में उनको एक बार पढ़ लो, आंसर खुद ब खुद निकलेगा। आगे बोलते हैं इफ अ compound is made from magnesium and sulfur, what type of particles are present in the compound। तो बोलते हैं यदि कोई यौगिक मैग्नीशियम और सल्फर से बना है तो यौगिक में किस प्रकार के कण मौजूद होते हैं। तो आयंस फॉर्म्ड फ्रॉम मैग्नीशियम एंड सल्फर, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर देखिए अगली स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, बोलते हैं अ डेंटिस्ट यूजेज स्पेशल टाइप ऑफ मिरर टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ पेशेंट्स माउथ। बोलते हैं विच मिरर इज बेस्ट सूटेड फॉर द पर्पस एंड वाई। तो बोलते हैं कि जो डेंटिस्ट होता है वो कौन सा मिरर यूज करता है और क्यों करता है। तो डेंटिस्ट जो है वो कनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है बिकॉज इट फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड इमेज, क्योंकि ये एक मैग्नीफाइड इमेज जो है वो बनाता है। तो कनकेव मिरर इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, कनकेव मिरर। अच्छा, कनकेव मिरर का और इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है वो आप कमेंट कर जो है वो बताइए। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को जो है वो डाइवर्जिंग मिरर भी जो है वो बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मिरर कन्वर्जिंग कहलाता है, कौन सा डाइवर्जिंग जो है वो कहलाता है। हम मिरर की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन मेनली बिकॉज। तो बोलते हैं पेट्रोलियम शोधन अपरिष्कृत तेल को विभिन्न प्रभागों में पृथक करता है, मुख्यतः इसलिए क्यों करता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिफर्स ड्यू टू वेरिएशन इन मॉलिक्यूलर साइज ऑफ पेट्रोलियम कंपोनेंट। तो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम के घटकों के आणविक आकारों में भिन्नता के कारण जो है वो कथनांक भिन्न है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन में क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का इनमें से बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए बोलते हैं अ बॉल रोलिंग ऑन स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, कि एक बॉल जो है
गेंद जो है वो बोलते हैं सीधे पथ पर नियत चाल से जो है वो लुढ़कती है, या फिर अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है। बी, साइक्लिस्ट राइडिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद कांस्टेंट स्पीड, अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ राइड कर रहा है तब ये भी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जांपल है। सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विद कांस्टेंट स्पीड, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट स्पीड आया तब ये भी जो है वो इसका ही एग्जाम्पल है। आगे बोलते हैं, यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन बच गया जब नॉट आपसे पूछा गया है, तो बोलते हैं अ बॉल रोलिंग ऑन स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, ये जो है वो नॉट एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अब बॉल जो है ना जो रोल करती है स्ट्रेट पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड, तो वो जो है वो लीनियर मोशन का उदाहरण जो है वो आती है, सर्कुलर का नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं होगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज टर्म फॉर द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस इज मेजर्ड, तो बोलते हैं वह निश्चित वस्तु या बिंदु क्या कहलाता है जिससे दूरी मापी जाती है, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, जो निश्चित बिंदु जहाँ उसको क्या बोलते हैं जिससे दूरी मापी जाती है, उसको जो है वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग हैवी रेन अर्थवॉर्म्स ऑफन अपीयर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, व्हाई इज बिहेवियर हेल्पफुल टू देम, तो बोलते हैं कि आजकल आप देखेंगे भी कि अर्थवॉर्म बाहर निकलते हैं, तो भारी वर्षा के दौरान केंचुए मिट्टी से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ये व्यवहार उनके लिए क्यों सहायक होता है? बिकॉज देयर स्किन रिक्वायर्स मॉइस्चर फॉर रेस्पिरेशन, देखिए उनकी जो स्किन होती है ना, उनकी स्किन जो होती है उसको जो है वो उसको जो है वो मॉइस्चर चाहिए होता है रेस्पिरेशन के लिए, तब वो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। आगे बोलते हैं व्हाट इज मेन पर्पस ऑफ एडिंग क्लोरीन ड्यूरिंग द वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, तो क्लोरीन जो है वो ऐड की जाती है वाटर प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में, क्यों? रिमूव बैड टेस्ट, नहीं ये गलत हो जाएगा। ओनली इम्प्रूव कलर, ये भी गलत है। टू सेटल सस्पेंडेड पार्टिकल एट द बॉटम, ये भी गलत है। टू डिस्ट्रॉय डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तभी तो जो है वो क्लोरीन को ऐड करते हैं ताकि रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट जो है वो हो सके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर भी ऑप्शंस को ही पढ़ना था। आगे बोलते हैं एनिमल्स मेनली कंज्यूम डिफरेंट टाइप ऑफ फूड बिकॉज, तो बोलते हैं कि जंतु मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार का भोजन का सेवन करते हैं, क्यों? अब देखिए वो क्यों जो है वो डिफरेंट टाइप के भोजन का जो है वो कंजम्पशन करते हैं, बिकॉज देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स आर डिफरेंट, तो देयर फूड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स आर डिफरेंट, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं इन अ प्लेन मिरर द रिफ्लेक्टेड रे, तो बोलते हैं कि एक प्लेन मिरर जो होता है एक अभिलंब के साथ एक प्लेन मिरर जो होता है, बोलते हैं इन अ प्लेन मिरर द रिफ्लेक्टेड रे, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे मेक्स द सेम एंगल विद द नॉर्मल एज द इंसिडेंट रे, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल फ्यूल, तो एक आदर्श ईंधन का जो है वो मुख्य अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर हम बात यहाँ पर जो है वो एक आदर्श ईंधन की कर रहे हैं, एक आइडियल फ्यूल की कर रहे हैं, तो उसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो क्या होगा? इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, या फिर इट प्रोड्यूसेस ऐश आफ्टर कंबस्शन, या फिर इट हैज़ लो कैलोरीफिक वैल्यू, इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ स्मोक। देखो लॉट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस करेगा तो ये भी गलत है। हाई इसकी ऐश प्रोड्यूस करेगा ऐश आफ्टर कंबस्शन, तब वो भी गलत है। एक आइडियल फ्यूल जो होगा वो वही कहलाएगा जिसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी, जो कैलोरी मान होगा वो जो है वो ज़्यादा होगा, हाई होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाई इज वर्मी कंपोस्ट कंसीडर्ड बेटर कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर, तो बोलते हैं रासायनिक उर्वरकों की तुलना में वर्मी कंपोजिट को बेहतर क्यों माना जाता है? इसको बेहतर इसलिए माना जाता है बिकॉज इट इम्प्रूव्स द स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या करता है ये? बोलते हैं वाई वर्मी कंपोस्ट को जो है वो बेटर माना जाता है केमिकल फर्टिलाइजर से, क्योंकि ये क्या करता है, ये जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी स्ट्रक्चर और उसकी फर्टिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलते हैं
वाई इज इट नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी टू ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल्स। तो हमारे शरीर के लिए बोलते हैं मानव शरीर के लिए भोजन के अणुओं को तोड़ना क्यों आवश्यक जो है वो हो जाता है। हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम सेलुलर एक्टिविटीज। ठीक है, कोशिकीय गतिविधियों के लिए ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ये ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर भोजन के अणुओं को तोड़ता है तो ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि टू रिलीज द एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, जो सेलुलर एक्टिविटीज हैं उनके लिए एनर्जी भी जो है वो चाहिए होती है। आगे बोलते हैं व्हाई इज द टेस्ट ऑफ लेमोनेड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ग्लास। तो बोलते हैं नींबू पानी का स्वाद संपूर्ण ग्लास में एक समान क्यों होता है। अब देखिए क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि नींबू का जो पानी होता है पूरे ग्लास में जो है वो उसका टेस्ट एक जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर थोड़ा सा अलग होगा, बीच में थोड़ा सा अलग होगा, नीचे थोड़ा सा अलग होगा। क्यों होता है ये? बोलते हैं बिकॉज इट्स पार्टिकल आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि इसके कण जो है वो समान रूप से जो है वो वितरित हो जाते हैं। या फिर बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ वाटर या ये तो कोई सेंस ही नहीं बनी ऑप्शन बी में। ये कोल्ड होता है, ये भी ऑप्शन सी में कोई सेंस नहीं बनी। बिकॉज स्वीटनेस इज लार्ज, की स्वीटनेस लार्ज होती है, ये क्या सेंस बन रही है। तो ये तीनों ही जो है वो नॉन सेंस ऑप्शन कहलाएंगे। ऑप्शन ए सेंस वाला ऑप्शन है तो यही जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इफ द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज रिमूव्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट विल मोस्ट लाइकली अकर इन दी सेल। यदि किसी कोशिका का केंद्रक हटा दिया जाए तो कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होने की सबसे अधिक संभावना है। कौन सा प्रभाव होने की सबसे अधिक संभावना है? द सेल विल नॉट डिवाइड, सेल जो है वो डिवाइड नहीं होंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, कोशिका का विभाजन जो है वो नहीं होगा। ये क्लियर कट जो है वो सही ऑप्शन जो है वो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं एट विच प्लेस डू सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज ब्लो ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो बोलते हैं कि किस स्थान पर नियमित रूप से समुद्र समीर और स्थल समीर चलती हैं। जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ब्लो करती हैं वो कहाँ पर करती हैं? वो कोस्टल रीजन में करती हैं। ऑब्वियसली माउंटेन्स में नहीं करेंगी, फॉरेस्ट में नहीं करेंगी, डेजर्ट में नहीं करेंगी, तो वो कोस्टल रीजन में ही जो है वो करेंगी। आगे बोलते हैं व्हाट इज मेन रीजन वी फील कूल आफ्टर अप्लाइंग अल्कोहल ऑन आवर स्किन। तो अल्कोहल को जब हम अपनी स्किन पर लगाते हैं तब उसके बाद जब भी आप हल्की सी भी जो है वो हवा देंगे तो वो ठंडा ठंडा महसूस जो है वो होता है। क्यों होता है ठंडा ठंडा महसूस? क्या इसके पीछे रीजन है? बोलते हैं अल्कोहल फ्रीजेज ऑन आवर स्किन टू गिव कूलिंग इफेक्ट। ये हमारी स्किन पर फ्रीज तो नहीं होती, ये बात गलत है। अल्कोहल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर स्किन एज इट इवेपोरेट। देखिए ये सही है कि अल्कोहल क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को हमारे स्किन से एज इट इवेपोरेट। तो बोलते हैं वाष्पीकृत होने के दौरान जब ये इवेपोरेट होती है तब ये एब्जॉर्ब कर लेती है, तभी ये ठंडा ठंडा महसूस जो है वो होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर मैनार्की इंडिकेट्स दैट गर्ल्स बॉडी हैज एंटर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बोलते हैं रजो दर्शन ये दर्शाता है कि लड़की का शरीर निम्नलिखित में से किस चरण में प्रवेश कर चुका है। तो ये दिखाता है कि ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी में जो जनन परिपक्वता है उसमें जो है ये प्रवेश कर चुका है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के एग्जाम्स के लिए और आप जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 35 नंबर का ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन पूछा जाएगा, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस तो समझते ही हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहने वाला है। 35 क्या यहाँ पर तो एक दो नंबर भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इम्पोर्टेंस को समझते हैं और अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, खुद को चेक भी करना चाहते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन से आंसर्स को समझना भी चाहते हैं, तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसे जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से जो है वो आप ज्वाइन जो है वो इसको कर लेना। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोलते हैं व्हाट आर द वीक जोन्स विद अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड। तो बोलते हैं भूकंप आने की अधिक संभावना वाले दुर्बल क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। तो उनको जो है वो सिस्मिक और फॉल्ट जोन जो है वो बोलते हैं। ऑब्वियसली आंसर क्वेश्चंस देखकर ही पता चल रहा है, जब अर्थक्वेक की बात होगी तो जहां पर भी सिस्मिक वाला ऑप्शन होगा वो सही आंसर हो जाएगा।
आगे बोलते हैं माउंटेनर कैरीज एन ऑक्सीजन सिलेंडर वाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, दिस इज बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीज हो जाएगी तो गलत है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एग्जैक्ट इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन सी होगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज, वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता है, वायुमंडलीय दाब जो बनता है, उसके कारण वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो थोड़ी सी कम जो है वो हो जाती है, ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है वो कम थोड़ी सी हो जाती है। आगे बोलते हैं अ फैक्ट्री इंजीनियर नीड्स अ मैग्नेट दैट कैन बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट शुड ही सिलेक्ट। तो बोलते हैं एक फैक्ट्री इंजीनियर को एक ऐसे चुंबक की आवश्यकता है जिसे आवश्यकता के दौरान चालू या बंद किया जाए, तो उसे किस प्रकार के चुंबक का चयन करना चाहिए। तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए जो है वो जाना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको लेना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट लाइकली टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ सिंपल सर्किट इज कंप्लीटेड यूजिंग इट। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किस द्रव में एक साधारण परिपथ को पूरा करने पर बिजली का जो चालन होता है, बिजली का चालन होने की सबसे अधिक संभावना है। तो वो किस में है, वो लेमन जूस में जो है वो है, नींबू रस में जो है वो है। ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस इज इन आवर मसल्स सेल्स काउज पेनफुल क्रैम्प्स। तो ये तो हमने टेस्ट सीरीज में भी पढ़ा हुआ है कि लैक्टिक एसिड जो है वो होता है, जो जब भी हार्ड वर्क किया जाता है, एक्सरसाइज की जाती है, तो मांसपेशियों की कोशिकाओं में जो है वो लैक्टिक एसिड के एकत्र होने से जो है वो जो दर्द उठती है वो लैक्टिक एसिड से जो है वो उठती है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर साइट्स वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन द ब्लड एंड एयर। तो बोलते हैं मानव श्वसन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन से भाग ऐसे स्थल हैं जहां रक्त और वायु के बीच गैसों का विनिमय जो है वो होता है। तो उसको जो है वो एल्वोली बोलते हैं, कुपिका जो है वो बोलते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 बोलते हैं विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू एनहांस इट्स स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा हुआ है कि एक विद्युत चुंबक की क्षमता को बढ़ाने के लिए जो है वो बोलते हैं, एक विद्युत चुंबक की क्षमता को अगर बढ़ाना है तब इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या मटेरियल यूज किया जाता है। तो ये जो है वो सॉफ्ट आयरन यूज होता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। और इस तरह का क्वेश्चन ना बार बार पूछा गया अलग अलग फॉर्म में, तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मुख्य विशेषता जो है वो इनमें से कौन सी होगी। यहाँ पर सबसे पहले बोलते हैं ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, की वस्तु समान समय अंतराल में बोलते हैं समान दूरी तय करती है। या फिर द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, की वस्तु समान समय के अंतराल में असमान दूरी जो है वो तय करती है। या फिर ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ कर्व्ड पाथ, की वस्तु वक्रित पथ पर गति करती है। या फिर आगे बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, की वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है। देखो ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो हो जाएगा, क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट में बोलते हैं व्हाई कैन एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव अंडर वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल उन्हीं को बोलते हैं जो पानी के अंदर सर्वाइव करते हैं, परंतु क्यों, ये क्यों जब यहाँ पर लग गया तो इसका मतलब ये होगा, पहले में बोलते हैं बिकॉज वाटर डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन, क्योंकि पानी जो है वो विसरण की अनुमति नहीं देता। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। बिकॉज वाटर इज ऑलवेज कोल्ड, ये भी गलत हो जाएगा। बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, या फिर ऑप्शन डी में बोलते हैं बिकॉज वाटर इज कम्प्लीटली स्टील, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। तो एक ही ऑप्शन बच गया कि बिकॉज ऑक्सीजन गैस इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, कि ऑक्सीजन गैस जो है डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। यही एक रीज़न है कि एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव करते हैं पानी के अंदर।
अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज मेन सोर्स ऑफ वाटर फ्रॉम खरीफ क्रॉप इन इंडिया। तो बोलते हैं खरीफ फसलों के लिए पानी का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये पानी का जो मुख्य स्रोत होता है वो रेनफॉल ही जो है उनके लिए होता है। ऑप्शन बी, यहाँ पर खरीफ क्रॉप्स की बात की जा रही है। आप मुझे कमेंट कर कर ये बताएंगे कि रबी की जो क्रॉप्स होती हैं, राबी क्रॉप्स जो होती हैं वो कब उगाई जाती हैं और खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो कब उगाई जाती हैं। ठीक है, ये आप कमेंट कर कर जल्दी से बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट डज एन ओडोमीटर इन अ व्हीकल्स मेजर। तो ओडोमीटर एक व्हीकल में इस्तेमाल होता है, ये क्या मेजर जो है वो करता है। बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर, कि वाहन द्वारा किलोमीटर में तय की गई दूरी। द स्पीड ऑफ द व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, या फिर अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड, या फिर टाइम टेकन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस। तो देखिए ये जो बोलते हैं यहाँ पर कि व्हाट डज एन ओडोमीटर इन अ व्हीकल मेजर, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल इन किलोमीटर, ये किलोमीटर में जो है डिस्टेंस मेजर करता है जो किसी व्हीकल्स के द्वारा, वाहन के द्वारा जो है वो तय दूरी की गई है उसको ये मेजर करता है। आगे बोलते हैं द थिकनेस इन कोलेनकाइमा सेल्स अकर्स मेनली एट द। तो बोलते हैं कि जो स्थूल कोण होता है उसमें कोशिकाओं में स्थूल मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो वो कॉर्नर ऑफ द वॉल पे जो है वो होता है। ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अ फार्मर डज नॉट हार्वेस्ट वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड फॉर द क्रॉप फील्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सच सिचुएशन विच आउटकम इज मोस्ट लाइकली। तो एक किसान जो है वो खरपतवार को जो है वो काफ़ी टाइम से बोलते हैं खेत में जो फसल बोलते हैं एक किसान खेत में फसल से लंबे समय तक खरपतवार को की कटाई नहीं करता, तो ऐसे में क्या परिणाम होंगे। अगर आप देखेंगे कि कभी खेतों में अगर जाएंगे ही नहीं फसल बोने के बाद तो क्या होगा। अब देखिए मान लीजिए आपने जो है वो आजकल मक्की जो है वो बोई हुई है, मक्की के साथ बाकी खरपतवार भी जो है वो उगेगा। अगर उस खरपतवार को जो है वो नहीं निकाला जाएगा तब वो जो है वो सॉइल से जो है वो क्या करेगा, सॉइल की जो एनर्जी, एक तरह से एनर्जी कह लीजिए, उसको लेता रहेगा और फसल को जो है वो बड़ा नहीं होने देगा। तो डिक्रीज इन क्रॉप फील्ड, जो फसल की पैदावार है उसमें कमी कर देगा वो। ऑब्वियस सी बात है कि जब पौधा और घास एक ही खेत में एक साथ बड़े होंगे तो घास जो है वो पानी भी ज़्यादा लेगा, बाकी मिनरल्स भी जो है वो सॉइल से ज़्यादा लेगा, फिर कहाँ से क्रॉप बड़ी हो पाएगी। परंतु अगर उसको निकाल देंगे तो क्रॉप बच जाएगी और उसको जो है वो ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे, ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, वो ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो है वो देगी। आगे बोलते हैं हाउ मैनी डॉट्स आर यूज टू फॉर्म वन ब्रेली करेक्टर। ये तो हमने पढ़ा भी है, 6 इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 6 इसका सही आंसर है। बोलते हैं कोल गैस इज ऑब्टेन्ड मेनली ड्यूरिंग। तो कोल गैस बोलते हैं मुख्य रूप से किस दौरान प्राप्त होती है, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के दौरान जो है वो प्राप्त होती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ नेचुरल गैस एज एन क्लीन ट्रांसपोर्ट फ्यूल। तो बोलते हैं वास्तविक जीवन से संबंधित कौन सी स्थिति स्वच्छ परिवहन ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को सर्वोत्तम ढंग से प्रदर्शित जो है वो करती है। तो बोलते हैं यूज डीजल जनरेटर इन फैक्ट्रीज। तो ये तो गलत हो जाएगा। बर्निंग कोल इन स्टीम इंजन, ये भी गलत हो जाएगा। रनिंग सिटी बसेज ऑन सीएनजी, सिटीज बसेज को सीएनजी पे रन करना है, या फिर यूज पेट्रोल इन प्राइवेट कार्स, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि सिटी बसेस को सीएनजी के ऊपर रन करो। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इंक्रीजेज व्हाइल इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट इन द सेम मीडियम व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ। तो बोलते हैं कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ती है जबकि उसी माध्यम में उसकी गति स्थिर रहती है, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य होगी उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इट डिक्रीजेज, ये डिक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। इट डिक्रीजेज सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई पॉवर्टी इज कंसीडर्ड एन ट्रांजिशन पीरियड इन ह्यूमन लाइफ। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से व्याख्या करता है कि जो यौवनारंभ होता है, पॉवर्टी होती है, को मानव जीवन में एक जो है वो संक्रमण काल जो है वो क्यों माना जाता है, क्योंकि इट मार्क्स द शिफ्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड विद फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस। तो इसमें बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस तो होते ही होते हैं बॉडी में, परंतु आपके इमोशनल चेंजेस भी जो है वो इसमें होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे का यूज ऐसा नहीं पूछा गया है कि क्या है, नॉट अ यूज पूछा गया है।
क्या ये फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, क्या इट मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट के सीमेंट में होता है, क्या ये एक एज एन एंटी एसिड होता है, क्या ये केक फ्लरी में होता है। तो देखिए ये सीमेंट फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है, ये जो है वो नॉट है, ये जिसका इस्तेमाल नहीं है। बेकिंग सोडे का वहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं होता सीमेंट फैक्ट्री में, दूर दूर तक नहीं। आगे बोलते हैं विच पर्टिकुलर फीचर ऑफ फिलोम टिश्यू जस्टिफाइज इट टू बी क्लासिफाइड एज एन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। तो बोलते हैं कि फ्लोएम उत्तक की कौन सी विशेष विशेषता पौधे में इसे एक जटिल स्थायी उत्तक के रूप में वर्गीकृत करने को सही ठहराती है। तो इसका अगर हम सही आंसर देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इट कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सेल वर्किंग टुगेदर फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। अच्छा, इसकी पीडीएफ जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको टेस्ट सीरीज ग्रुप पर जो है वो मिल जाएगी। तो टेस्ट सीरीज ग्रुप में जो है वो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन व्हाई डज द फील्डर पुल हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग अ मूविंग क्रिकेट बॉल। तो जो क्रिकेट बॉल को जो है एक कैच करते हैं तो हाथों को पीछे क्यों किया जाता है। दिस मेक्स द कैच अपीयर मोर इम्प्रेसिव। नहीं, इम्प्रेसिव का तो कुछ नहीं है, इम्प्रेसिव दिखे इसलिए ऐसा इतना एक्शन नहीं किया जाएगा। इट अल्टर्स द मास ऑफ द बॉल टू रिड्यूस इंजरी, कि यह चोट को कम करने के लिए गेंद के द्रव्यमान को परिवर्तित कर देता है। या फिर दिस इंक्रीजेज द टाइम ऑफ वेलोसिटी रिडक्शन देयर बाय डिक्रीज द मूवमेंट फोर्स। डी में बोलते हैं कि इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द बॉल फॉर अ बेटर थ्रो। ये ऑप्शन डी तो गलत हो गया। तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन बी और सी बच गया कि इट अल्टर द मास ऑफ बॉल। नहीं, ये मास ऑफ बॉल को अल्टर नहीं करेगा, तो ये गलत है। ऑप्शन सी ही सही है कि इट दिस इंक्रीजेज द टाइम ऑफ वेलोसिटी रिडक्शन देयर बाय डिक्रीजिंग द मोमेंटम फोर्स। तो ये इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं अ पर्सन डायग्नोस्ड विद मायोपिया, जिसको जो है वो नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली एक्सप्लेन्स द काउज ऑफ हिज कंडीशन। तो देखिए किसी पर्सन को अगर मायोपिया हुआ है बोलते हैं तो कौन सा इस स्थिति को जो है वो सही रूप से व्याख्या करेगा। आई वॉल इज टू लॉन्ग और द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस इज एक्सेसिव causing image of distance object to form in front of the retina। कि नेत्र गोलक बहुत लंबा है या फिर लेंस की अभिसारी शक्ति अत्यधिक है जिसके कारण बोलते हैं दूर की वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिनिया के सामने जो है वो बनते हैं। तो यही सही स्टेटमेंट भी हो जाएगी, ऑप्शन ए ही सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर। टेक यहाँ पर g की वैल्यू ली गई है 10 मीटर पर सेकंड। तो बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय स्टोन इज। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी को आखिर कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन हमने ऐसा पढ़ा भी है कि पोटेंशियल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh इसका फार्मूला जो है वो होता है मास, और g का मतलब जो है वो ग्रेविटी हो गया, h का मतलब हाइट हो गया। तो g की वैल्यू 10 यहाँ पर दी गई है और मास कितना यहाँ पर दिया गया है 0.5 जो है वो मास दिया गया है। हाइट कितनी दी गई है, इसकी हाइट जो है वो 100 मीटर जो है वो दी गई है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 500 जूल जो है वो आ जाएगा। 500 जूल इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर 500 जूल आराम से आंसर आपका आ जाएगा। आगे बोलते हैं एन बायोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्स एन एनिमल गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि एक जीव विज्ञानी किसी जंतु को संतान को जन्म देते हुए प्रेक्षण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। तो इसको जो है वो विविपेरिटी जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में बोलते हैं नेचुरल गैस इज कंसीडर अ रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल कंपेयर टू कोल एंड पेट्रोलियम बिकॉज क्यों नेचुरल गैस को अच्छा कंसीडर करते हैं, क्योंकि इट लीव्स नो रेजिड्यू आफ्टर बर्निंग, क्योंकि जलने के बाद ये कोई अवशेष नहीं छोड़ती। ठीक है, बाकी जैसे धुआं छोड़ता है पेट्रोल डीजल वैसे नहीं छोड़ती। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज ऑफ पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। पेरिस्कोप के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल जो है वो बोलते हैं व्यूइंग ऑब्जेक्ट हिडन बाय ऑब्स्टेकल विदाउट चेंजिंग पोजीशन। तो बिना स्थिति बदले बाधाओं द्वारा छिपी हुई वस्तुओं को देखने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो होता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर सपोज अ पर्सन हैज़ डैमेज टू द मसल्स ऑफ द
लैरिंग्स बोलते हैं, बट इट्स वोकल कॉर्ड आर स्ट्रक्चरली इंटैक्ट, व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड। तो क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा, तो यहाँ से बोलते हैं ही विल हैव डिफिकल्टी इन चेंजिंग द पिच ऑफ हिज वॉइस, तो उसे अपनी ध्वनि के पिच यानी के तारत्व को बदलने में कठिनाई जो है वो होगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 53 में बोलते हैं कि एक स्टूडेंट इज आस्क्ड टू क्लासीफाई सब्सटेंस इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट इफ ओनली टच इज कंसिडर्ड एज क्राइटेरियन। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मोस्ट लाइकली टू कॉज कन्फ्यूजन। तो एक विद्यार्थी को पदार्थों को कठोर या मृदु में वर्गीकृत करने के लिए कहा जाता है, यदि केवल स्पर्श को मानदंड माना जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही होगा। तो स्पंज एंड प्लास्टिक, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, वो क्लासिफाई कर पाएगा हार्ड और सॉफ्ट को। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ डज नॉइस टिपिकली इफेक्ट ह्यूमन कंसेंट्रेशन। तो शोर आमतौर पर मानव एकाग्रता को कैसे प्रभावित करता है। तो इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, ये तो गलत है। इट डिक्रीज कंसंट्रेशन लेवल, या फिर बोलते हैं कि इट हैज़ नो इफेक्ट, ये गलत है। इट इंक्रीजेज मेमोरी, ये गलत है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें ऑप्शंस कोई और थे। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इट डिक्रीजेज कंसंट्रेशन लेवल, ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं वेरिएशन इन शेप ऑफ ह्यूमन टीथ इज मेनली बिकॉज। तो ह्यूमन टीथ में वेरिएशन आपने देखी होगी, अलग अलग तरह के दांत होते हैं, क्यों होती है। यहाँ पर जो है वो होती है दे हैव डिफरेंट कलर्स, ये गलत हो गया। दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। या दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट नंबर, ये वो अलग अलग नंबर पर हैं, ये गलत हो गया। दे ग्रो एट डिफरेंट टाइम, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी सही आंसर है, वो अलग अलग कार्य करते हैं, इसलिए जो है वो वेरिएशन इन शेप्स जो है वो उनकी होती है। आगे बोलते हैं यहाँ पर कंसीडरिंग द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल्स विच कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंशिएट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द नॉन लिविंग। तो देखिए अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन पर विचार करते हुए जो जीवित और जो संजीव और निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें जो है वो कैसे भेद करते हैं। तो बोलते हैं मूवमेंट इज फाउंड ओनली इन लिविंग, या फिर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग वेस्ट मैटर, या फिर ओनली लिविंग बींग्स एक्सरसाइज वेस्ट प्रोड्यूस, कि केवल जो लिविंग बींग्स हैं वही जो है वो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, या फिर ओनली नॉन लिविंग एक्सर्ट वेस्ट। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, ए बी 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 और डी बी। ये जो लिविंग बींग्स होती हैं वो वेस्ट को एक्सर्ट करती हैं, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर हैंड पिकिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर। तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उस स्थिति का वर्णन करती है जहां मिश्रण को अलग करने के लिए जो हाथ से चुनना है वो एक प्रभावी तरीका जो है वो है हाथ, या बोलते हैं सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम सॉल्ट यूजिंग वाटर, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेशन, ये भी गलत है। सेपरेटिंग आयरन फिलिंग फ्रॉम द सैंड एंड विद मैग्नेट, तो ये भी गलत है। हैंड पिकिंग की जब बात हो रही है तो रिमूविंग स्मॉल स्टोन्स फ्रॉम अ बोल ऑफ ड्राई राइस गेन्स। तो हाथ से जब भी आपके पास जो है वो कोई कटोरा है, कटोरे के अंदर सूखे चावल हैं, वहाँ से आप पत्थर उसके निकाल रहे हैं, अगर उस प्रोसेस को आप कर रहे हैं तो वही जो है वो हैंड पिकिंग में जो है वो आएगा। हैंड पिकिंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड जो है वो आएगा, कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच मेथड इन्वॉल्व्स डायरेक्टली अलर्टिंग द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रॉप। तो किस विधि में बोलते हैं फसल की जो आनुवंशिक संरचना है उसको प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तित किया जाता है। तो क्रॉप रोटेशन में नहीं किया जाता, इंटर क्रॉपिंग में भी नहीं किया जाता, मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी नहीं किया जाता, जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसमें किया जाता है, संकरण जो होता है उसमें किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं कलरलेस सॉल्यूशन टर्न्स लिटमस रेड। तो ये थोड़ा सा ना डाउटफुल था, तो इसको रहने देते हैं डिस्कस करने से, क्योंकि डाउटफुल था ये। आगे बोलते हैं वाई इज फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेटेड इन सेम वे एज मॉलिक्यूलर मास। तो बोलते हैं कि फॉर्मूला यूनिट मास की गणना जो है वो बोलते हैं आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास की तरह होती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज बोथ इन्वॉल्व समिंग एटॉमिक मास, इसका जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एटॉमिक मासेस ऑफ द बेसिस यूनिट ऑफ एटम्स। तो क्योंकि वो दोनों में ही मूल इकाई के परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग जो है वो उसमें शामिल होता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए एमसीक्यू, जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। अब वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होंगे। देखिए अगर आप पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
तब आप हमारी टेस्ट सीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। उस टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एक ही स्लॉट से आप इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए, एक ही स्लॉट से आप इन दोनों एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं, तो ये पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीट्स भी आपके लिए रहने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इस टेस्ट सीट्स का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप टेस्ट सीट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वन लाइनर क्वेश्चन से जो है वो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है वन लाइनर क्वेश्चन में। लगभग 50 के करीब ये वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं। बोलते हैं विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मेनली प्रेजेंट इन फॉलिंग कोकोनट, अ मूविंग कार और अ फ्लाइंग प्लेन। तो बोलते हैं कि गिरते हुए नारियल, दौड़ती हुई गाड़ी, उड़ते हुए हवाई जहाज में कौन सी ऊर्जा मुख्य रूप से होती है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी के कुछ और एग्जाम्पल भी कई बार एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के जो है वो क्या क्या एग्जाम्पल हैं। कई बार काइनेटिक, कई बार पोटेंशियल एनर्जी के जो है वो एग्जाम्पल जो है वो पूछे जाते हैं। अगर इन दोनों एनर्जीज के एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के ई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का होता है एम जी एच। ठीक है, ये एम जी एच से हमने क्वेश्चंस भी जो है वो किए हैं, एम जी एच से जो है वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का और क्या एग्जाम्पल जो है वो हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल में जो है, जब किसी डैम से पानी छोड़ा जाता है, जो पानी बहता है, वो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल जो है वो एक आता है। परंतु जब डैम में पानी स्टोर होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल जो है वो आता है। एक स्ट्रेच्ड रबर बैंड जो होता है ना, वो भी पोटेंशियल एनर्जी का ही एग्जाम्पल जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल जो है वो होता है। तो इसमें जो है वो स्पिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल जो है होता है। स्पिग्मोमैनोमीटर आपने ध्यान रखना है। अच्छा, ब्लड प्रेशर की हम रेंज भी पढ़ेंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो किस रेंज से किस रेंज के बीच में होना चाहिए। परंतु आपने नॉर्मल ध्यान रखना है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज होती है वो 80 से लेकर 120 mmHg के बीच में जो है वो होती है। अगर 120 से ऊपर है तो ब्लड प्रेशर हाई है, अगर 80 से नीचे है तो वो लो है, और 80 और 120 के बीच में जो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो माना जाता है। आगे बोलते हैं व्हाई इज लाइटनिंग सीन बिफोर थंडर इज हियर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो बोलते हैं कि बिजली कड़कने से, जब आजकल देखिए मौसम भी ख़राब हो रहा है, तो बिजली जब कड़कती है ना, तो कड़कने के समय जो है वो चमक जो होती है वो पहले दिखाई देती है और गड़गड़ाहट जो है वो बाद में सुनाई देती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि प्रकाश की जो गति होती है वो ध्वनि की गति से जो है वो अधिक होती है। तो प्रकाश की गति अधिक होती है, इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है, और ध्वनि की गति थोड़ी कम होती है, तो इसलिए जो है वो ध्वनि बाद में सुनाई देती है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ सोनार विच इज़ यूज्ड इन नेविगेशन। तो समुद्रों में जब जो लोग जाते हैं, जो समुद्रों में अंडर द सी कुछ देखना होता है, तो उसके लिए सोनार का जो है वो इस्तेमाल जो है वो होता है। अब बोलते हैं सोनार का यूज़ जो होता है वो ठीक है, परंतु उसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये जो है वो इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि सोनार का पूरा नाम क्या है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज ऑफ हेल्दी ह्यूमन। तो 120 से 80 mmHg के बीच में आपने पढ़ा, अभी मैंने बताया भी आपको। आगे बोलते हैं ड्यू टू विच इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स कैन वॉइसेस फ्रॉम अ क्लोज्ड रूम बी हियर्ड आउटसाइड। तो बोलते हैं बंद कमरे में बात कर रहे लोगों की आवाज़ें हमें बाहर तक ध्वनि तरंगों के किस प्रभाव के कारण जो है वो मुड़कर सुनाई देती हैं। तो वो डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड के कारण दिखाई देती हैं। डिफ्रैक्शन के कारण, विवर्तन के कारण जो है वो दिखाई देती हैं। ऑप्शन इसका डिफ्रैक्शन जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। डिफ्रैक्शन इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट कैन नॉर्मली बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर। तो बोलते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो जो इंसान का एक कान सुन सकता है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का भी पता होना चाहिए और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20 हर्ट्ज होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है? वो 20,000 हर्ट्ज जो है वो होती है। तो मिनिमम 20 होती है, मैक्सिमम जो है वो 20,000 जो है वो होती है। तो ये 20 और 20,000 आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच हार्मोन व्हेन सेक्रेटेड इन एक्सेस इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो बोलते हैं कि जब रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला हार्मोन जो है वो कौन सा होता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है वो थायरोक्सिन जो है वो होता है। थायरोक्सिन आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच सरफेस वेव इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। तो बोलते हैं जब भूकंप आता है तो भूकंप के दौरान इमारतों को गिराने के लिए उत्तरदायी जो विनाशकारी तरंगें होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो वो एल वेव्स होती हैं। लव वेव भी इनको जो है वो बोलते हैं। एल वेव्स आपने जो है वो ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द फारेनहाइट स्केल। तो फारेनहाइट स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो कितना होता है। देखिए फारेनहाइट स्केल में जो है वो 212 डिग्री फारेनहाइट जो है वो ये होता है, 212 डिग्री ये जो है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट ऑन द फारेनहाइट स्केल। आगे बोलते हैं विच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड एज फिलोसफर्स वूल। तो फिलोसफर्स वूल जो है वो किसको बोलते हैं, ये जो है वो जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं, ZnO को जो है वो बोलते हैं, ZnO नोट करें। आगे बोलते हैं वाई इज पेरिस्कोप यूज्ड इन सबमरीन। तो पेरिस्कोप को जो है वो बोलते हैं उपयोग किया जाता है पनडुब्बियों में, किस लिए, पानी के अंदर से समुद्र तक के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए, पानी के अंदर से समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए। आगे बोलते हैं विच टाइप ऑफ वेव आर यूज्ड इन सोनार। तो सोनार में किस तरह की वेव्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। सोनार का पूरा नाम तो आपने जान ही लिया, सोनार में किस तरह की वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो भी ध्यान रखें। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो इसमें इस्तेमाल जो है वो होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। सोनार का फुल फॉर्म भी हमने देखा था, कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं वो भी पता है। आगे बोलते हैं लिचेंस आ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच टू ऑर्गेनिज्म। तो जो लिचेंस होते हैं, लाइकन इनको बोलते हैं, लाइकन किन दो जीवों के बीच का जो है वो सहजीवी संबंध होता है। तो सैलाब और कवक के बीच का जो है वो होता है। अंग्रेजी में इसको एल्गे और फंजाई जो है वो बोल देंगे, ये आपने ध्यान रखना है, ये इसको जो है वो बोला जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ विच गैस डू लाइकन्स डिसअपियर फ्रॉम एन एरिया। तो लाइकन्स बोलते हैं, ये जो लाइकन्स हैं ये किस बोलते हैं अपने स्थान से गायब हो जाते हैं, किस गैस के प्रदूषण के कारण। तो ये जो है वो जो सल्फर का प्रदूषण होता है उसके कारण ये जो है वो गायब हो जाते हैं। ये बड़े ही स्टैटिक टाइप के साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एल्गे कॉल्ड। तो एल्गाई की स्टडी को जो है वो क्या बोलते हैं, सैलाब की अध्ययन को, वो जो है वो इसको जो है वो फाइकोलॉजी जो है वो बोला जाता है। और फंजाई की स्टडी को क्या बोलेंगे, इसको माइकोलॉजी जो है वो बोलेंगे। तो इन दोनों की स्टडी का नाम ध्यान रखना है आपने। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है विच गैस इज मेनली यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स। तो सिगरेट लाइटर्स में जो है वो कौन सी गैस मुख्य रूप से उपयोग में होती है। तो ब्यूटेन गैस जो है वहाँ पर इस्तेमाल होती है, ब्यूटेन इसका आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच गैस इज नोन एज मार्स गैस। तो मार्स गैस किसको बोलते हैं, मार्स गैस मिथेन को जो है वो बोलते हैं, CH4 मिथेन को जो है वो मार्स गैस भी बोला जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाई डू पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस बेंड फॉरवर्ड व्हेन इट स्टॉप्स सडनली। तो बोलते हैं कि चलती हुई बस में अचानक रुकने पर जो है वो बैठे हुए यात्री आगे की ओर जो है वो झुक जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो इनर्शिया जड़त्व के कारण जो है वो जो है वो आगे की ओर जो है झुक जाते हैं। आगे बोलते हैं विच टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। तो मैंने पहले बताया था आपको स्टार्टिंग में जब हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिसको जो है वो एग्जैक्टली बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। और हमने एक तो पढ़ा था कि डैम का जो पानी स्टोर है वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो एग्जाम्पल है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच मिरर इज कॉमनली यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टीथ। तो इसके लिए कनकेव मिरर का इस्तेमाल जो है वो होता है। कनकेव और कन्वेक्स मिरर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। और आगे बोलते हैं क्वेश्चन में बोलते हैं विच टू डिजीज आर काउज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो कौन से दो रोग जो है वो होते हैं। एक तो आपको पता है रतौंधी होता है, रतौंधी, और दूसरा जो है वो जीरोफथेल्मिया जो है वो होता है, जीरोफथेल्मिया आपने ध्यान रखना है। ये दो रोग जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से जो है वो होते हैं। अच्छा विटामिन ए का केमिकल नाम क्या है वो जल्दी से कमेंट कर जो है वो आप बताएंगे। आगे बोलते हैं व्हाट इज पेरिस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस केमिकली, POP इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं व्हाट इज एडिड टू सीमेंट टू इंक्रीज इट्स सेटिंग टाइम। तो
सीमेंट के जमने के समय को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जो है वो जिप्सम जो है वो ऐड जो है वो किया जाता है, जिप्सम उसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वन, अच्छा क्या यहाँ पर ना पीओपी दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फार्मूला भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए। CaSO4 हाफ H2O जो है वो इसका फार्मूला होता है, ये ध्यान रखें, इसका फार्मूला जो है वो क्या होता है। जिप्सम यहाँ पर दिया गया है। अच्छा जिप्सम का क्या फार्मूला होता है, जिप्सम का फार्मूला CaSO4 डॉट 2H2O जो है वो इसका फार्मूला जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर बोलते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो एल्यूमिनियम जो है वो है। विच मेटल इज फाउंड मोस्ट इन अर्थ क्रस्ट, तो वो एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है। आगे विटामिन सी का केमिकल नाम पूछा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड है। उससे आगे विटामिन सी बोलते हैं विटामिन सी हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विच मिनरल, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में जो है ये सहायता करता है। नेक्स्ट वन में बोलते हैं इन विच मीडियम कैन साउंड नॉट ट्रेवल्ड एट ऑल, तो कौन से मीडियम में जो है वो बोलते हैं ध्वनि किस माध्यम में जो है वो बिल्कुल यात्रा नहीं करती, तो वो निर्वात यानी कि वैक्यूम में नहीं करती है। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, तो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है किसमें, ठोस जो वस्तुएं हैं उनमें, ठोस धातुओं में। आगे बोलते हैं विच फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तो तारे टिमटिमाते हैं उसके पीछे का फिनोमिना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो आता है। ये ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो उसके पीछे का रीजन है। आगे बोलते हैं विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, नियर साइटेडनेस भी जो है वो मायोपिया को बोलते हैं, तो मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं और इसको करेक्ट करने के लिए जो है वो कनकेव लेंस का इस्तेमाल जो है वो होता है, कनकेव लेंस का इस्तेमाल इसके लिए होता है। विच टू कलर्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय या कलर ब्लाइंड पर्सन, तो जो कोई कलर ब्लाइंड पर्सन होता है उसके द्वारा किन दो रंगों के बीच में अंतर नहीं जो है वो कर पाता वो, तो वो जो लाल और हरा रंग होता है, लाल और हरे रंग के बीच में वो अंतर नहीं कर पाता। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल्ड इन विच मीडियम, तो ध्वनि की तरंगें किस माध्यम में यात्रा नहीं करती, ये तो हमने पढ़ लिया वैक्यूम। आगे बोलते हैं व्हाई डू वी हियर साउंड ऑफ थंडर आफ्टर सीइंग द फ्लैश ऑफ लाइट, ये भी हमने पढ़ लिया। आगे बोलते हैं व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो कमर्शियल यूनिट है वो किलोवाट आवर जो है वो आ जाते हैं, किलोवाट आवर ऑप्शन इसका सही होगा। विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन व्हेन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अल्टर्ड, तो बोलते हैं कि कौन सी भौतिक राशि जो है वो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलती है, तो वो जो मास होता है वो नहीं बदलता, मास नहीं बदलता। आगे बोलते हैं विच डिवाइस इज यूज्ड बाय मेट्रोलॉजिस्ट टू मेजर टोटल सोलर रेडिएशन ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो बोलते हैं मौसम वैज्ञानिक समतल सतह पर आने वाले कुल सौर विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो वो पायरोनोमीटर का इस्तेमाल जो है वो करते हैं, पायरोनोमीटर आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड, तो हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन HAS में भी पूछा गया है। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42 जो है वो होता है। विच लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स व्हाई अ बॉल बाउंसेस बैक्स व्हेन इट हिट्स अ वॉल, तो न्यूटन का कौन सा जो है वो नियम बताता है कि जब एक बॉल को जो है वो दीवार पर टकराते हैं तो वो वापस आ जाती है, तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ध्यान रखें। आगे बोलते हैं व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ MRI, तो MRI की फुल फॉर्म HPRC के एक एग्जाम में पूछी भी गई थी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो इसका पूरा नाम है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मेनी वॉट्स, तो एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होती है, 746 वॉट के बराबर जो है ये होती है। इन वट यूनिट इज पावर ऑफ अ लेंस मेजर्ड, तो बोलते हैं कि लेंस की क्षमता को जो है वो किस में मापा जाता है, तो ये डायोप्टर में जो है वो मापा जाता है। आगे बोलते हैं विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो एसिडिक एसिड जो है वो इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट वन में बोलते हैं व्हाट आर द एंजाइम्स कॉल्ड दैट कट DNA एट स्पेसिफिक साइट्स, तो DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, तो उनको जो है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेशन जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट वन में बोलते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बैरोमीटर जो है वो इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रूमेंट आगे ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर जो है वो इस्तेमाल में लाया जाता है।
आगे बोलते हैं विच इज स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, तो स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर जो है वो फ्रक्टोस होता है। आगे बोलते हैं विच इज मेन शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तो दूध में पाई जाने वाली मुख्य जो शुगर होती है वो कौन होती है, वो लैक्टोज जो है वो होता है। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो किसको बोलते हैं, ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपने देखिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से ज्वाइन सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।